আসসালামু আলাইকুম। আমি জিয়া রহমান রয়েছি আপনাদের সাথে। বন্ধুরা, আজকে যে নিউজটা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব, একটা কথাই বলতে চাচ্ছি যে ১৯৭১ সাল থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আমাদের বাংলাদেশের পথ চলা এত সহজ ছিল না। অনেক কষ্ট করে আমাদের দেশের অর্থনীতি আজকে এই পর্যায়ে এসেছে। অনেক কষ্ট করে, তিল, তিল করে আমাদের দেশের জিডিপি আজ মাথাপিছুর দিক দিয়ে ইন্ডিয়াকে ছাড়িয়েছে, পাকিস্তানকে ছাড়িয়েছে, যেটা কখনো কল্পনা করার মতো না। আজ থেকে ৫ বছর আগে পাকিস্তান মিডিয়া, ইন্ডিয়ান মিডিয়া বাংলাদেশকে নিয়ে মজা করতো, হাসি ঠাট্টা করতো, অনেক রকম কথাবার্তা বলতো। এখন তারা বাংলাদেশকে নিয়ে প্রশংসা করছে এবং তারা তাদের নিজেদের ভুল শুধরানোর চেষ্টা করছে যে কীভাবে বাংলাদেশ এগিয়ে গেল। আজকে একটা নিউজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। নিউজটা হলো এমন, পাকিস্তান এখন তাদের ভুল স্বীকার করছে এবং তারা বলছে যে এখন সময় এসেছে বাংলাদেশের কাছে সরি বলার, ক্ষমা চাওয়ার। কারণ আমরা যে জুলুম বাংলাদেশের সাথে করেছি সেটা ক্ষমা যদি আমরা চাই তাহলে হয়তো বাংলাদেশ ক্ষমা করতে পারে। এমনকি তারা বলছে যে বাংলাদেশকে তারা পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র বানিয়ে দেবে। বিষয়টা একটু হাস্যকর মনে হলেও তাদের ভাবনাগুলো খুবই পজিটিভ আমার কাছে মনে হচ্ছে। এবং বাংলাদেশের বোঝা উচিত যে কাকে দিয়ে আমার উপকার হবে, কাকে দিয়ে আমার উপকার হবে না। তো ওই কথাগুলো আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। তো তার আগে একটা কথা বলতে চাচ্ছি, যারা আমাদের চ্যানেল নতুন এসেছেন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন ভিডিওটা দেখে আসি। सुल्तान साहब ने, उनसे पहले कर्नल फ़ारूक साहब ने और फिर प्रोफेसर साहब ने जो बातें की, वो सारी बातें मेरे दिल की बातें थी। और सब नौजवानों की जो मैंने बातें सुनी हैं, यही कुछ मैं भी कहना चाहता था। वैसे ही गर्मी जज्बात के साथ मैं भी कुछ कहना चाहता था। मैंने ये सोचा था कि आज की जो 50 साल के बाद, मुझे याद है, आज भी वो याद है, वो सीन मुझे याद है कि मैं 4 या 5 साल का होऊंगा तो मुझे 71 की जंग में मोर्चे के अंदर बैठना याद है कि हुआ क्या था। लेकिन 50 साल गुजर गए, उसके बाद पता चला कि जी उस वक्त एक जंग हुई थी, एक मुल्क हमसे जुदा हुआ था, एक जख्म मिला था। उस जख्म के साथ हमारी आज तक हम उसको ताज़ा ही किए हुए हैं। 50 साल गुजर गए हैं और 50 साल 55 साल के बाद जाके मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमने आज एक ऐसी फ़ज़ा के अंदर वही बात की है, अगर हम चंद साल मज़ीद पहले बात करते तो गद्दार कहलाते और हमें भी ऐसे ही केसेस का सामना करना पड़ता। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, कर्नल साहब ने तो कहा हमें बहुत सारी बातें अब याद नहीं करनी चाहिए, प्रोफेसर साहब ने कहा तारीख़ को याद रखना चाहिए। तो बात यह है कि तारीख़ को याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि मेरे वालिदैन ने, मेरे दादा ने मुझे बताया था कि तारीख़ पाकिस्तान याद रखना ज़रूरी है। यहाँ बैठे हुए मैं एक, चूँकि आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इन्होंने तो बुज़ुर्ग बना दिया, चलें बड़ा भाई समझ लें आज के दिन, लेकिन वो कहना ज़रूरी है। जो एक अमानत थी, मैं उस पर बोलता रहा हूँ। आज मैं फिर आपके सामने अपने वो जज्बात रखना चाहता हूँ कि मेरे दादा ने 46 के इलेक्शन में सियालकोट से MLA थे, चौधरी नासरुद्दीन एडवोकेट, सियालकोट में, नासर रोड उनके नाम से मशहूर है। वहाँ शेख मुजीब आया करते थे और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब के साथ, मेरे दादा के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हमारी कोठी में ही वो रहा करते थे, सोया करते थे। जब वज़ीर आज़म बने तब भी हुसैन शहीद सोहरवर्दी, तब भी वो आया करते थे। दादा भी यही कहा करते थे, वालिद साहब ने भी यही कहा कि शेख मुजीब की जब बातें करते थे तो उनकी आंखों में आंसू हमने देखे हुए कि कितना वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंसान था, लेकिन हमने उसे गद्दार कहा। खैर, ये बड़ी लंबी दास्तान हो जाएगी। मैं सिर्फ इसलिए कि कमानत के तौर पर एक बात थी जो मेरे तक भी पहुंची कि शेख मुजीब को मैंने तो कभी गद्दार नहीं समझा। अगर वो गद्दार होता तो आज हम बात क्यों करते। उसकी बेटी ही बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है और हम ये चाहते हैं और हम बांग्लादेश से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और मैं खुद चाहता हूं कि हम बांग्लादेश से माफ़ी मांगें। हमें बड़े दिल के साथ उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने शेख मुजीब के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। शेख मुजीब ने उस वक्त 6 नकात की बात की थी। आज हम 50 साल बाद, पाकिस्तान खोने के बाद, पाकिस्तान तोड़ने के बाद, उन्हीं 6 नकात को तस्लीम कर रहे हैं। तो क्या गलती की थी? अगर उस वक्त मीडिया आज़ाद होता,
अगर उस वक्त आप जैसे नौजवान होते तो क्या ऐसा अलमिया हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता था। शेख मुजीब ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया था। आपको याद होगा कि मादरे मिल्लत के साथ उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई थी बांग्लादेश में, जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था। अगर वो गद्दार होते तो मादरे मिल्लत के साथ होते, मादरे मिल्लत के साथ खड़े होते। तो ये ऐसी बहुत सारी ऐसी नाजुक बातें हैं कि जैसे आपका अपना सगा भाई है, बेटा है, आप उसको दीवार के अंदर जब चुनने की कोशिश करेंगे तो लामहला वो भी आपके साथ कोई ना कोई बुरा सलूक करेगा, ज़रूर करेगा। तो मैं ये समझता हूँ शेख मुजीब ने शायद ये किया हो कि हमने जब उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की होंगी। मैंने अपने चचा से पूछा, जो एयरफोर्स के सीनियर तरीन ऑफिसर थे और एयरफोर्स की कॉलेजेस के वो प्रिंसिपल भी थे, तो मैं अक्सर पूछता था कि हमने सुना कि बहुत सारे बंगाली जो थे, जो एयरफोर्स में भी थे, उनके बारे में आपके नज़रियात क्या थे? हमेशा पॉजिटिव जवाब मिला कि अगर 65 में बंगाली ना होते ये एयरफोर्स में तो पाकिस्तान शायद ही 65 की जंग भी जीत सकता। MM आलम का नाम जो है वो आज भी हमारे दिलों पर लिखा हुआ है। तो ये नफरत जो है, हमें अब उस नफरत की दीवार को, उस नए एहसास को जगाने के लिए हमें ही आगे बढ़ना होगा बड़े भाई की तरह। हमने उन्हें बहुत जख्म दिए, हम दाएं बाएं बहुत सारे अपने दोस्त मुल्कों को जख्म दे चुके हैं, तनहा भी हो चुके हैं। लेकिन ये नई नस्ल, ये मीडिया का असर, ये सोशल मीडिया का असर, ये सारी कुव्वतें अब इकट्ठी हो गई हैं यूथ के साथ, यूथ के हाथ में आ गई हैं। तो मेरे ख्याल में अब इस यूथ को ही आगे आकर एक नया पाकिस्तान की बुनियाद रखनी होगी, पाकिस्तान के नए खारजा मामलात की बुनियाद रखनी होगी। आप ये सोचें, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर 80 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। अगर इस खित्ते में अगर मुसलमान, और जबकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत भी है, अगर यही पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हो जाता है और उसको दफाई एतबार से मजबूत कर देता है, श्रीलंका को भी तो हमने किया ना, श्रीलंका की फौजी तरबियत भी तो हमने की अकेडमीज में, उनके साथ भी हमारे मुआहदे हैं। तो बांग्लादेश के साथ करने में हमें क्या कबाहत है? उनको तवाना करने में हमें क्या? अगर हम अपने बांग्लादेशी भाई को मजबूत एक एटमी मुल्क भी बनवा दें तो इससे बड़ा क्या होगा? हमारे दुश्मन के सर पर 2 पाकिस्तान बैठ जाएंगे, और यही वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। और আপনারা যে ভিডিওটা দেখতে পেলেন, আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন করছি, বাংলাদেশের যে পথ চলা, বাংলাদেশের অর্জন, এটা তিল তিল করে হয়েছে। বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের সাথে, বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হয়েছে সিডরের সাথে, বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হয়েছে জলোচ্ছ্বাসের সাথে, বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হয়েছে অর্থনীতির সাথে। তারপরেও আজকের বাংলাদেশ এতটুকু এগিয়ে আসছে। আমাদের সামনে এখন চ্যালেঞ্জ আছে যে আমাদের দেশটা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পিছনে আমাদের দেশকে টেনে দেওয়ার জন্য কিছু অসাধু কুমির আমাদের দেশে তৈরি হয়ে আছে, যারা জনগণের টাকা লুটে পুটে খায়, যারা মানুষের টাকা দিয়ে নিজেরা অর্থশালী হয়, যারা মানুষের টাকা পাচার করে হাজার হাজার কোটি টাকার বাহিরে মালিক হয়, তাদেরকে চিহ্নিত করার সময় এসেছে, তাদের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার সময় এসেছে। এখন যদি আমরা উদ্যোগ না নিই, হয়তো আগামী 10 বছর পরে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যে রাজা যেরকম একটা এলাকার প্রজাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরকম কিছু কিছু মানুষ, হাজারের ভিতরে একজনের কাছে এত পরিমাণ টাকা থাকবে আর মানুষ সব গরিব হয়ে যাবে। আমরা এটা চাই না। আমরা চাই প্রত্যেকটা মানুষ খেয়ে পরে যেন সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারে। আর আমাদের দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বমুখী এসব দিকগুলো আমাদের জন্য একটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাই আমাদের উচিত এসব দিকগুলো নিয়ন্ত্রণ করা, আর অবশ্যই বাংলাদেশকে ভালোবাসা। এমনই কিছু নিউজ আমাদের চ্যানেলে আমরা উপস্থাপন করে থাকি, তো অবশ্যই আপনাদের সাপোর্ট আমাদের দরকার আছে। আপনারা আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখবেন, এবং প্লিজ যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসেন, আপনাদের কাছে কিছুই চাই না, শুধু মাতৃভূমিকে নিয়ে পথ চলায় আমাদের ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যাবেন, আর আপনার সুন্দর মতামত কমেন্ট বক্সে লিখবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।